नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह I2U2 के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 59 वर्ष के लोगों को निःशुल्क कोविड रोधी बूस्टर टीका लगाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवंशिक रोगों पर काबू पाने के लिए एहतियाती उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद आज से शुरू। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद सेना से व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। और लंदन के लॉर्ड्स में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोपहर समाचार में दिव्या तोमर के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह I2U2 के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सम्मेलन में शामिल होंगे। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने इस सम्मेलन के महत्व के बारे में बताया। Basically, it will be an exploratory meeting. They will discuss, encourage joint investments in 6 identified areas of water, energy, transportation, space, health, and food security. In addition, they will also discuss modernizing infrastructure, low-carbon development for industry, improve public health, and develop critical and emerging green technologies. It is a very significant initiative that has been taken, and the future meetings, the future interaction and future action will show that all these countries come together and bring peace and stability to the region. बैठक के दौरान संयुक्त परियोजनाओं तथा व्यापार और निवेश में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने पर विचार विमर्श होगा। ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग तथा व्यवसायियों और कामगारों को अवसर उपलब्ध कराने का मॉडल साबित होंगी। एक रिपोर्ट। इस समूह की अवधारणा पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तय की गई थी। सहयोग के संभव क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श के लिए प्रत्येक देश में शेरपा स्तर की बातचीत भी नियमित रूप से होती रही है। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में संयुक्त निवेश को बढ़ाना है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, जन स्वास्थ्य में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता की भी मदद ली जाएगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने कल से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क बूस्टर टीका लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृतकाल के अवसर पर कल से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस निर्णय से टीकाकरण का दायरा बढ़ेगा। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही
महत्वपूर्ण और वेलकम करने लायक कदम है, क्योंकि कोविड अभी हमारे चारों तरफ है और पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन के नए सब लीनिएज हर हफ्तों में कुछ न कुछ नया आता रहता है और अभी तक हम जो बचे हुए हैं, जो गंभीर बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने की संभावनाएं जो कम रही हैं, उसका मुख्य कारण टीकाकरण है। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी एहतियातन टीका या प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं, वो तुरंत जाकर के इस सुविधा का लाभ उठाएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 11,76,000 टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान 20,139 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.49% हो गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया जैसे आनुवंशिक बीमारियों पर काबू पाने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया। हैदराबाद में दूसरी रक्त आधान इकाई और आधुनिक नैदानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन इन आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर वर्ष 10-15 हजार बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। उन्होंने मीडिया और सभी हितधारकों से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रति टिप्पणी पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष राष्ट्रपति पद की गरिमा को धूमिल करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के प्रति अभद्र टिप्पणी को अस्वस्थ राजनीति का प्रतीक बताया। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार ने मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बैठक बुलाई है। संसद सत्र में विपक्ष भारत चीन सीमा गतिरोध और सशस्त्र सेनाओं में लघु अवधि के लिए भर्ती योजना, अग्निपथ सहित कई अन्य मुद्दे उठा सकता है। सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव कराया जाएगा। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री तोमर ने कहा कि सम्मेलन में किसानों के हित में जैव उर्वरकों, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उर्वरक के आयात की लागत बढ़ने का बोझ किसानों पर न डाला जाए और आपूर्ति बाधित न हो। महाराष्ट्र में सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दिए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से राज्य सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओह, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
श्रावण का महीना शुरू होने पर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और उत्तरकाशी में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कांवड़ियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने की अपील की। महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं की पुलिस विभाग ने कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अन्य राज्यों के साथ समन्वय बैठक करने के अलावा पुलिस इस बात को भी सुनिश्चित कर रही है कि कांवड़ियों को शुद्ध और कम दरों पर भोजन मिले और अन्य सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा मिले। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों के सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को इस दौरान किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। चूंकि इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो हम लोग श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ साथ जो राष्ट्रीयता की भावना को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस ने विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं और नेताओं के साथ भी बैठकें की हैं। पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को तिरंगे भी वितरित करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा लगातार बारिश के कारण बालतल मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होते ही यात्रा शुरू कर दी जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने मरम्मत के अधिकार के बारे में व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए समिति का गठन किया है। इस रूपरेखा का उद्देश्य स्थानीय बाजारों में उपभोक्ताओं और उत्पाद के खरीदारों को सशक्त बनाना है। इसका लक्ष्य उत्पादों की सतत खपत और ई कचरा कम करने पर बल देना भी है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित विश्व के अनेक देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लाइफ आंदोलन की परिकल्पना की शुरुआत की थी, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली का आंदोलन। बिहार पुलिस ने उग्रवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से संपर्क रखने वाले आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फुलवारी शरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इनकी पहचान झारखंड के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलाउद्दीन और अतहर परवेज के रूप में हुई है। जलाउद्दीन पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़ा हुआ था। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के वास्ते जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह कदम उठाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है और अधिक सम्मान देने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
फहराना भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा निर्देशित है। ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और दिशा निर्देशों को एक जगह पर लाती है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू हुई। पिछले साल दिसंबर में भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया और पॉलिस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई। अब हाथ से बने या मशीन से बने कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम और खादी की पट्टी से बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल होगा। राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा और यह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का आकार 3:2 होगा। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान का अनुपालन करते हुए आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आनंद आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह I2U2 के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 59 वर्ष के लोगों को निःशुल्क कोविड रोधी बूस्टर टीका लगाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोगों पर काबू पाने के लिए एहतियाती उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद आज से शुरू। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद सेना से व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते और लंदन के लॉर्ड्स में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। श्रीलंका में संसद के अध्यक्ष यापा अभयवर्धना ने कहा है कि उन्हें अभी तक राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से का त्यागपत्र नहीं मिला है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि इस्तीफे का पत्र नहीं भेजा गया है क्योंकि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से अभी गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि पत्र के आज प्राप्त होने की संभावना है। इस बीच विभिन्न स्थानों पर कल हुई हिंसा में घायल लोगों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। इन्हें कोलंबो नेशनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि संसद के निकट झड़प के दौरान घायल 42 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद सेना से व्यवस्था बहाल करने के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आदेश दिया। श्रीलंका दशकों के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उधर ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान का पहला दौर जीत लिया है। ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव सांसदों के 88 वोट मिले, जबकि उप व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डंट को 67 तथा विदेश मंत्री लीज ट्रूस को 50 वोट मिले। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की। प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत से स्वैच्छिक वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में बैठक हुई। हालांकि गांधी जी बैठक से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई और गांधी जी को आगामी जन आंदोलन का प्रभार लेने के लिए अधिकृत किया गया। इस संकल्प को आम तौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसे अगस्त में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई और इसके साथ ही आगाज हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। आज हम शहीद गंगराम को भी याद कर रहे हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने साथी विद्रोहियों को वित्तीय सहायता दी और उन्हें ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के सैनिकों ने गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नौकरी छोड़ने, विद्रोह और अंग्रेजों से बगावत में सहायता करने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1857 में बेड़ियों में कड़े श्रम के साथ
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बम्बई से अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था, जहां 14 जुलाई 1858 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। शहीद गंगाराम को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश CUET UG 2022 का पहला चरण देश भर के लगभग 500 शहरों में कल से शुरू होगा। भारत से बाहर 10 शहरों में भी ये परीक्षा होगी। परीक्षा 15, 16, 19 और 20 जुलाई को होनी है। प्रवेश पत्र 12 जुलाई को CUET.samarth.ac.in पर जारी किए जा चुके हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में आज 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत लिए। एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने भी रजत पदक जीते। भारत 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। आज का संस्कृति संदेश केंद्रित है जाने माने संगीतकार रोशन पर। हिंदी फिल्मों में जब भी कभी कव्वाली का जिक्र होता है तो संगीतकार रोशन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। रोशन की पंजाब के गुजरांवाला शहर में 14 जुलाई 1917 को जन्मे रोशन बचपन से ही संगीत के दीवाने थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने उस्ताद मनोहर बर्वे से संगीत सीखना शुरू कर दिया। रोशन ने 1940 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1949 में फिल्मी संगीतकार बनने का सपना लेकर रोशन दिल्ली से बम्बई चले गए। रोशन के संगीत निर्देशन में उस समय के लगभग सभी गायकों ने गीत गाए, लेकिन मुकेश उनके पसंदीदा गायक रहे। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। 16 गुजरात में औसत मानसून की अब तक आधी से अधिक वर्षा हो चुकी है। राज्य में कुल 51% वर्षा हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश के बाद मरम्मत कार्यों के लिए राज्य की 156 नगरपालिकाओं को 17 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और डांग जिलों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिखली और वलसाड़ के बीच भारी जल भराव के कारण आज सुबह कई घंटों तक नियमित यातायात बाधित रहा। अहमदाबाद शहर में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। अहमदाबाद में दीवार गिरने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड द्वारा फंसे हुए 5 मजदूरों को बचा लिया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना के उत्तरी जिलों में लगातार वर्षा हो रही है। नदियों और नालों में उफान के कारण सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। नदी किनारे रहने वाले हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। भद्राचलम में गोदावरी नदी 60.3 फुट की ऊंचाई पर बह रही है। यहां धारा 144 लगा दी गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की, कहीं मध्यम या कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और जम्मू में गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम के समय हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह I2U2 के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 59 वर्ष के लोगों को निःशुल्क कोविड रोधी बूस्टर टीका लगाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया जैसे आनुवंशिक रोगों पर काबू पाने के लिए एहतियाती उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद आज से शुरू और लंदन के लॉर्ड्स में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।